Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. This is your third chapter of Indian Economic Development class 12th economics. तो ये हमारा चैप्टर की हम सीरीज शुरू करने लगे हैं फीचर्स प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर. तो चलो शुरू करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि हमको ये चैप्टर करने के बाद में व्हाट ऑल वी विल कम टू नो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर. So the main things which you will come to know after the complete discussion of this chapter includes importance of agriculture in Indian economy, features of Indian agriculture, problems of Indian agriculture, agrarian reforms and achievements of agrarian reforms. अचीवमेंट्स हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की फॉर्म में आती हैं वो. और इसके बाद में थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे कि डू इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन और नॉट. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकॉनमी. आप लोग बेटा ये हमने 2 चैप्टर्स डिस्कस किए हैं जिसमें आपको इस चैप्टर के 2 चैप्टर्स डिस्कस करने के बाद में आपको इतना पता चल गया है कि इंडिपेंडेंस के टाइम एग्रीकल्चरल सेक्टर की क्या हालत थी और आज की डेट में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है. सो आपको इतना भी पता है हमारी नियरली 72% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. सो अब हमने डिस्कस करनी बेसिकली इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है इंडियन इकॉनमी के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने भी पढ़ा था हमने कि नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो पर कैपिटा इनकम लोग में इंक्रीज़ हो रही है. तो बेसिकली जो ये एग्रीकल्चरल सेक्टर है सबसे पहले बात आ जाएगी इट सप्लाइज वेज गुड्स. अब आपके लिए बेटा ये वेज गुड्स टर्म जो आप बोलोगे कि वेज गुड्स होता क्या है. वेज गुड्स बेसिकली ये वो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं विच एवरीबडी शुड रिक्वायर्स फॉर हिज सस्टेंस इन लाइफ. ठीक है, अब जैसे जो आपके मेन नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, जो आपका खाना है सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो खाना है ना. तो वीट, राइस, पल्सेस, मेज़, बाजरा, ऑयल सीड्स और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी ये वेज गुड्स में आते हैं जो हमारी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है. तो अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय वेज गुड्स आप लोग बोलोगे वेज गुड्स आर द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको जैसे दिया है वीट, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स, बाजरा, ये सारी आप एग्जांपल्स दे सकते हो. सो अब एग्रीकल्चरल सेक्टर जो वेज गुड्स प्रोवाइड करता है हमारी पॉपुलेशन को, जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है उसको इंडिया जो ये आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो वेज गुड्स प्रोवाइड करता है सबको, आपको खाने की चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, पहली उसकी ये इम्पोर्टेंस है. दूसरा है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इंडिया का वो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इसकी. पहले एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एज यू नो एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज टर्म्ड एज stagnant and the backward sector of Indian economy. But with the time and with the in 5-year plannings and all, with more innovations and technologies introduced in agricultural sector, now contribution to of agriculture sector to GDP or you can say to national income has increased over the years. Earlier it was very acute contribution, agriculture sector contributions was very low, but now with passage of time it has increased over time. अब ये देखो जो ये इंक्रीज़ हुई है ड्यू टू योर न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड इनोवेशंस यूज्ड इन जीडीपी. अब जीडीपी में देखो अभी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पहले अर्लियर एग्रीकल्चरल सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज अराउंड 51% in 1950-51. But now in 2018-19
it has declined down to 14.4%. Now what are the reasons behind this downfall? पहले से 51% से 14.4% पे गई है. वैसे तो देखा जाए कंट्रीब्यूशन उसकी कम हुई है, बट ये कंट्रीब्यूशन क्यों हुई है? क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर के कारण हमारी टर्शरी सेक्टर और जो हमारे सेकेंडरी सेक्टर है उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है. इसी डिस्कशन में इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर में, एग्रीकल्चर के बारे में ही हम आगे डिस्कस करेंगे. तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के कारण बाकी सेक्टर्स भी आपके चले हैं, आपकी उनकी भी ग्रोथ हुई है, सेकेंडरी सेक्टर की भी हुई है, टर्शरी सेक्टर की भी हुई है. अब उन सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल इनकम और जीडीपी ऑफ अ कंट्री is more as compared to the agricultural sector. So this is a good sign. This is a sign of improvement in our economy. ठीक है, तो ये था हमारा कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. अब बात आती है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स की. अब देखो एग्रीकल्चरल सेक्टर बेसिकली हमारा प्राइमरी सेक्टर है, इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ प्राइमरी सेक्टर. तो वो सीधा ही आपके नेचुरल रिसोर्सेज के साथ चलता है. तो ये इस एग्रीकल्चर से सेक्टर से जो हमारी चीज़ें निकलती हैं, जैसे कॉटन निकली है हमारी, या हमारा शुगर केन निकला है, या हमारे कोई सीड्स निकले हैं इसके, अब जैसे आप ये मस्टर्ड सीड्स वगैरह, तो ये सारे सीड्स बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या आती है, जो कॉटन होगी. मैंने एग्जांपल आपको 3 चीज़ों की दी. एक कॉटन होगी है आपकी, या आपका शुगर केन हो गया, या आपकी ये सीड्स की बात कर रहे हैं हम. ये जो चीज़ें बेसिकली क्या है, आगे आप एज इट इज़, अब जैसे शुगर कैन यू कैन कंज्यूम इट एज इट इज़, कॉटन यू कैन कंज्यूम यूज़ इट एज इट इज़, एंड सीड्स यू कैन एंड यू कैन नॉट, है ना. सीड्स को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो. सो दीज आर प्रोसेस्ड फर्दर बाय इंडस्ट्रीज, लाइक आपकी शुगर केन से आपकी शुगर बन जाती है, ठीक है. आपकी कॉटन से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फैब्रिक बन जाता है, और आपकी ऑयल सीड से आपकी ऑयल निकल आता है. सो दीज आर बेसिकली इट सप्लाइज, दिस एग्रीकल्चर सप्लाइज द रॉ मटेरियल्स टू वेरियस इंडस्ट्रीज, एंड दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड द फिनिश्ड गुड्स विच आर फर्दर यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स. ठीक है ना, जो आपके इंडिविजुअल से कंज्यूमर्स ने यूज़ करना है वो आपको देते हैं. सो बेसिकली ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो दे रहा है, सप्लाई कर रहा है रॉ मटेरियल्स की, वो बाकी इंडस्ट्रीज़ की भी तो बूस्ट हो रही है, उनकी डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है. सो इनडायरेक्टली दिस योर एग्रीकल्चर सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इनकम. ठीक है, देन कम्स सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में देखो, अब हमारी मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन इंडिया इज एग्रीकल्चर राइट फ्रॉम योर इंडिपेंडेंस टाइम. अब पहले 72% था, पर अब काफ़ी ज़्यादा कम हो गया. अब हमारी सिर्फ वो 50% की पॉपुलेशन हमारी रह गई है, जो वर्किंग पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, एंगेज है. तो वो उसके कारण क्या हो रहा है आपका, बेसिकली इट्स प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू दोज 50% ऑफ द पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया. ठीक है, देन कम्स योर कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड. अब ये देखो, एग्रीकल्चर ने हर जगह बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई है, और उसने इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है. अर्लियर तो आप डिस्कस कर ही चुके हैं कि इंडिया से सिर्फ हमारे रॉ मटेरियल्स ही, प्राइमरी गुड्स ही एक्सपोर्ट होते थे और फिनिश गुड्स इंपोर्ट होते थे. बट अब आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो नाउ व्हाट हैपन्स कि इंटरनेशनल ट्रेड में आपकी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, अब कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा चेंज हुई है. सो एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में. वो क्या, इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें तकरीबन 2018 में 11.76% जो कंट्रीब्यूट किया था, इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का जो कंट्रीब्यूट किया, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर का शेयर था. और वो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, चीज़ें थी जैसे टी होगी, जूट होगी, कैश्यू नट्स हो गए, टोबैको हो गया, कॉफ़ी हो गया, और जो हमारे स्पाइसेस हैं. इतने जो हमारे स्पाइसेस जो हैं वो
आपके इंटरनेशनली वर्ल्ड फेमस है और आपके वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। देन कम्स, ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड में था। नेक्स्ट आता है हमारा सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। अब ये देखो एग्रीकल्चर सेक्टर, मैंने आपको पहले ही बताया एग्रीकल्चरल सेक्टर जो हमारी ग्रोथ हो रही है उसकी, जो इतनी ज़्यादा हम कंट्रीब्यूशन वो कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर कल्ला अकेला नहीं है, एग्रीकल्चरल सेक्टर से इंडस्ट्रियल गुड्स को भी, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी वो प्रमोट कर रहा है। वो कैसे प्रमोट कर रहा है? अब देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी चीज़ें हैं, हमारे को कितनी ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें कंबाइंस की ज़रूरत पड़ती है, ट्रैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, हार्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा प्रोवाइड कर रहा है। सो अगर ये डिमांड एग्रीकल्चर सेक्टर से डिमांड जाएगी इन चीज़ों की, तभी इंडस्ट्रियल सेक्टर वो चीज़ें बनाएगा और उन चीज़ों की सप्लाई होगी। सो बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या कर रहा है, जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर की डिमांड भी पूरी कर रहा है, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है और उनकी भी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, राइट। नेक्स्ट कम्स हमारा सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ये हमारा देखो, पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा प्राइमरी सेक्टर था, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करी, मीन्स सेकेंडरी सेक्टर की बात की। अब हम टर्शरी सेक्टर की बात करें। ट्रांसपोर्ट आपका टर्शरी सेक्टर में आता है। अब वो टर्शरी सेक्टर को भी कैसे प्रमोट कर रहा है वो हम बात करेंगे, सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में क्या है? अब देखो जो गुड्स जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होती है वो हमने एक जगह पे प्रोड्यूस हो रही है और ऑल ओवर द कंट्री, सारे रिमोट एरियाज़ में भी, बैकवर्ड एरियाज़ में, हर कॉर्नर तक वो इंडिया के पहुंच रही है। वो कैसे पहुंच रही है? बल्क प्रोड्यूस होती है, हर कॉर्नर तक पहुंच रही है। कौन पहुंचा रहा है? फार्मर्स खुद थोड़ा ना अपने बैक पे रख के देके आ रहे हैं, नो, it is through the transport, and thanks to the transport industry like your railways and your road transports, they provide huge support to the agriculture sector by providing their the food grains to each and every corner of the country, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा, इससे दोनों की ग्रोथ हो रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर की भी हो रही है और टर्शरी सेक्टर की भी हो रही है। तो अगर ये आप लोगों को बेटा क्वेश्चन आ जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर और टर्शरी सेक्टर डिपेंडेंट है, यस दे आर। एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंडेंट है, यस दे आर। ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चल सकता, ऑल आर रिक्वायर्ड, ठीक है। देन कम्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड में क्या आता है कि एग्रीकल्चर बहुत, मतलब सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड में ही हेल्प नहीं करता है, बट वो डोमेस्टिक ट्रेड में भी बहुत हेल्प कर रहा है। वो कैसे हेल्प कर रहा है कि इंडिया में देखा जाए, हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए कितना हम लोग स्पेंड करते हैं, इंडियंस कितना स्पेंड कर रहे हैं, बिकॉज नेसेसिटी ऑफ लाइफ तो वही प्रोवाइड कर रहा है ना। बेसिक नेसेसिटी, ज़रूरत की चीज़ें आपको जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रोवाइड कर रहा है। तो वो हम कहाँ से हमारी जो रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है एग्रीकल्चर सेक्टर से, सो इट बूस्ट द डोमेस्टिक ट्रेड ऑल्सो, ठीक है। एंड लास्ट कम्स वेल्थ ऑफ द नेशन। वेल्थ ऑफ द नेशन में है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशन की वेल्थ को बढ़ाने के लिए। वो कैसे करता है? अब देखो, जो फिक्स्ड एसेट्स है, लैंड सबसे ज़्यादा इंडिया में, लैंड सबसे ज़्यादा जगह घेरता है। तो वो जो आपकी करोड़ ऑफ रुपीज़ की जो आपका लैंड है, वो किस में हो रहा है? वो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, और उसके अलावा और सारे आपके इरिगेशन के प्रोजेक्ट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, वो सारे के सारे एग्रीकल्चर से आ रहे हैं। तो ये सारी इन चीज़ों से इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि हमारा नेशन की वेल्थ इंक्रीज़ हो रही है। सो एग्रीकल्चर को हम यही बोलेंगे कि वो बेशक वो फार्म प्रोडक्ट्स की आप प्रोडक्शन कह लो, बेशक वो आप डिमांड कह लो नॉन फार्म प्रोडक्ट्स की, उन दोनों को इंक्रीज़ करने के लिए, बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। समझ आ गया बेटा?
हमने इंडियन एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस हमने डिस्कस की है। अब बारी आती है उसके फीचर्स की कि इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स कैसे हैं। ठीक है, फर्स्ट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अब आप लोगों ने वैसे तो ये पढ़ा हुआ है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बट फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ। वो बेसिकली डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे होती है जो काम लाइक 2 or 3 पीपल कैन डू, और उनकी जगह वहाँ पे 5 or 6 पीपल आर एम्प्लॉयड टू डू द सेम वर्क विच कैन बी डन बाय 2 or 3 पीपल। इट मीन्स वो 5-6 लोग काम कर रहे हैं जो 2-3 लोग काम कर लें। अगर आप अगर आप उस जो 5-6 जने उस पे काम पे लगे हुए हैं, अगर आप 5-6 जगह जनों में से 2 पीपल अगर आप विड्रॉ कर लेते हो, तब भी प्रोडक्टिविटी पे, आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितनी वो 5-6 पीपल प्रोडक्टिविटी दे रहे थे, आउटपुट दे रहे थे, उतने ही वो 2 पीपल विड्रॉ करने के बाद में, मतलब आपके 2 अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपके 3 या 4 भी उतनी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। मीन्स जो आपने ज़्यादा एम्प्लॉय किए ज़रूरत से ज़्यादा काम करने के लिए, उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बेसिकली डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल देते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है हिडन एम्प्लॉयमेंट जो है वो किसकी फॉर्म है, तो आपने वो बताना है कि वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की फॉर्म है। ठीक है, सो अब देखो ये जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जब व्हेन द पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू अनएजुकेशन और वॉट एवर द रीजन्स में भी, तो वो घर का काम है, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, तो फार्मर्स क्या कहते हैं, अपने बच्चों को या अपने फैमिली मेम्बर्स को भी वहाँ पे एम्प्लॉय कर लेते हैं कि आप भी वही काम करो, आप फ्री बैठे हो। तो अगर वो काम करते हैं तब भी उतनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, अगर वो नहीं काम करते हैं तब भी उतनी प्रोडक्टिविटी हो रही है। सो ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा फीचर है जिसके कारण हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं कितने ज़्यादा उसमें बेकार में ही उसमें काम कर रहे हैं, जो हमारा एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन बन जाती। ठीक है, नेक्स्ट कम्स लो प्रोडक्टिविटी। अब देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है बेसिकली उसने इम्प्रूवमेंट काफ़ी की है। हमने उसके जो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह एडवांस यूज़ करने के बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। बट इवन दो वो जो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो इंडिपेंडेंस के टाइम देखें और आज की डेट में देखें, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। पर वो जो हमारा फ़र्क है वो बेसिकली आपका इम्प्रूवमेंट है। बट इवन दो एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी इज़ स्टिल कंसिडर्ड टू बी बैकवर्ड सेक्टर, क्योंकि इसकी अगर आप देखोगे एज़ कंपेयर टू प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एज़ कंपेयर टू द अदर नेशंस इज़ कंपैरेटिवली वेरी लो। आप किसी भी कंट्री से करो, आप चाइना से करो, आप यूके से करो, या आप वर्ल्ड की एवरेज से करो, वियतनाम से करो, इंडिया की प्रोडक्शन की किसी चीज़ से भी करो, तो वहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी इंडिया की कम आती है। ठीक है, वो जो आपकी कम आती है बेसिकली हम जो आगे इसके फीचर्स पढ़ेंगे अभी इसी डिस्कशन में, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्यों हमारी इसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर की, हमारी इंडिया की बाकी नेशंस के रिलेटेड प्रोडक्टिविटी क्यों लो है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब देखो इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बैकवर्ड नेशन और इट इज़ अ डेवलपिंग नेशन, बट इवन दो इट इज़ अ पुअर नेशन, गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो फार्मर्स है बेसिकली स्मॉल फार्मर्स, स्पेशली फॉर स्मॉल फार्मर्स व्हाट दे डू फार्मिंग फॉर सबसिस्टेंस ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। अपने फैमिली मेम्बर्स की उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि उनकी जो
नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, फूड की, वो सारी की सारी वो प्रोवाइड करे फार्मर। सो पहला उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है अपनी फैमिली को इनफ फूड देने की। अब जिसको वो स्मॉल फार्मर है बेचारा, उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो उसके पास लैंड भी इतना किया और उसके ऊपर वो काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा है। क्रॉप प्रोडक्शन करने के बाद में जो उसकी आउटपुट आती है वो फैमिली ही यूज़ करे, बहुत थोड़ा सा उसके पास बच जाता है कि वो मार्केट में जाके बेचे। अब वो जब थोड़ा सा मार्केट में जाके बेचेगा तो ऑब्वियसली उसके पास प्रॉफिट्स भी थोड़े होंगे, तो उसके पास इतना पैसा तो नहीं है वो अर्न कर पाएगा कि वो अगली बार दोबारा उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में और इन्वेस्ट करे कि कुछ अपना को इक्विपमेंट, मॉडर्न इक्विपमेंट या टेक्निक कुछ यूज़ करे और जिससे अपनी वो प्रोडक्शन ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। सो इंडिया में सब्सिस्टेंस फार्मिंग की एक बहुत ज़्यादा दिक्कत है जहाँ पे फार्मर्स इसके ऊपर ही करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिपेंडेंस ऑफ ऑन रेनफॉल। इंडियन एग्रीकल्चर में बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर आ जाता है कि सब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस जो है वो रेनफॉल के ऊपर है। अब ऐसे नहीं, इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस की है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई हैं, बट इवन दो जो स्मॉल फार्मर्स हैं और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको कहाँ किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, उनके ऊपर, उनको रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो अगर तो देखो जी बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं तब तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, अगर कम हुई हैं तो कम होगी। अभी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी, अगर अब जैसे फ्लड्स का केस आ गया, उस केस में उनकी जो काफ़ी ज़्यादा जो है क्रॉप्स वो ख़राब हो जाती हैं, या सीज़न के कारण आपकी कई बार अनटाइमली रेनफॉल हो रही है, कुछ हो रहा है, उसके कारण क्या है आपकी क्रॉप ख़राब भी हो जाती है। सो इंडिया ऐसा नेशन है जिसके ऊपर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ज़्यादा एग्रीकल्चरल सेक्टर के उनको ज़्यादा डिपेंड किसके ऊपर होना पड़ता है, रेनफॉल के ऊपर। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर। अगर रेनफॉल अच्छी है तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, अगर रेनफॉल नहीं अच्छी हुई है तो आपकी आउटपुट भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट कम स्मॉल होल्डिंग्स। अब ये देखो इसमें फार्म नॉर्मली जो आपके फार्मर्स हैं ज़्यादा, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा गरीबी है, तो मेन इसमें क्या दिक्कत है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो फार्मर्स हैं उनके पास बहुत छोटे साइज़ के जो फार्मर्स हैं उनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं जिनके ऊपर वो खेती बाड़ी करते हैं। अब वो जब वो स्मॉल होल्डिंग्स हैं, स्मॉल होल्डिंग्स के कारण इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑन देयर लैंड। मतलब उनके लिए लेटेस्ट टेक्निक्स यूज़ करना वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि ज़मीन थोड़ी है। सो इसके कारण वो मार्जिनल फार्मर्स जो है वो अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ कर पाते हैं। और दूसरा एक ये उनकी मेन, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के तहत वो फार्मिंग करते हैं, तो उसके कारण उनको प्रॉफिट जनरेट करने का उनके पास जो शेयर बचता ही नहीं है। ठीक है। देन कम्स लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। जो इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम टू परचेज केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू इंक्रीज देयर आउटपुट। तो उस केस में क्या है कि वो जो आपकी फार्मिंग पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की है, वो लोग ये चीज़ें नहीं यूज़ कर पाते हैं, और ना वो जो मॉडर्न इनपुट्स जब वो नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो उसके कारण क्या है उनकी प्रोडक्टिविटी भी लो हो रही है, और वो हम बैकवर्ड, हमारा इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए बैकवर्ड रह रहा है। नेक्स्ट कम्स प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, ये जैसे आपको ये प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी में क्या है कि जो फार्मर्स का, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास लैंड्स जो छोटे छोटे लैंड्स हैं उनके ऊपर वो ड्यू टू देयर lack of financial assistance, what happens, they are unable to use tractors and the modern technology for plowing the land.
ठीक है, और वो उनको यूज़ नहीं कर पाते, इसके कारण उनको ज़्यादा या क्या किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है उनको। ये जैसे आपको पिक में दिख भी रहा है कि वो बुल्स के साथ बुलक का साथ वो प्लोइंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। जब वो मैनुअली या वो ये आपके जो बुल्स के साथ प्लो करते हैं फील्ड और ट्रैक्टर्स के साथ नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण क्या है कि जो आपकी जो इतनी ज़्यादा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जो वो यूज़ कर रहे हैं, रीसेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे, तो आप उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होती है। ठीक है, अब एक लास्ट एक और पॉइंट है, देन कम्स लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, बेसिकली जो आपके फार्म लेबर्स हैं, वो फार्म लेबर्स मीन्स जो एक्चुअली फार्म सॉइल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो दे आर वेरी पुअर, राइट। एंड जो लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंडलॉर्ड मीन्स जिनकी जगह है, जिन जो बिग फार्मर्स हैं, वो उन्होंने लैंड लेबर्स लगाई, फार्म लेबर्स लगाए हुए हैं, तो उन दोनों के बीच में लड़ाई रहती। कैसे लड़ाई रहती है, अब जो तो टेनेंट्स हैं, मीन्स जो फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स हैं, जो उनके वेज फार्मर्स हैं, जो उनके ऊपर काम कर रहे हैं, उन लोगों को बेचारों को अपना काम करने के बाद में उनको उतना ही शेयर मिलता है जिससे उनका गुजारा हो पाए, उनको ज़्यादा शेयर नहीं मिल पाता। और जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर वो कौन खाता है, वो जो लैंडलॉर्ड जो बिग फार्मर्स हैं। तो इसके कारण क्या है, जो स्मॉल वेज फार्मर्स हैं, जो आपके वहाँ पे वेज फार्मर्स की तरह काम कर रहे हैं, उन लोगों को इतना बेचारों को मिलता ही नहीं है कि वो कहाँ से वो अपना वो जो जितना उनको मिलता है वो उनकी लाइफ चलाने के लिए, अपनी फैमिली को फीड करने में पूरा हो जाता है, उनके पास बचता ही नहीं है कि वो अपनी सेविंग सेव कर सकें और उससे वो अपने लिए कुछ अच्छा ख़रीद सकें, वो जिससे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अपने लिए लैंड ख़रीद लें या लैंड की कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी खरीद लें। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम। ठीक है, सो ये हमारे सारे फीचर्स आते हैं एग्रीकल्चर के इंडियन इकोनॉमी के अंदर। आफ्टर डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो इतना बैकवर्ड क्यों है, फार्मर्स आर स्टिल पुअर आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इतने ज़्यादा साल होने के बाद में, इवन दो इंडिया इज़ नॉट ग्रोन इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ फाइनेंस डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, यू कैन से। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फाइनेंस की डेफिशिएंसी नहीं है, फाइनेंस की डेफिशिएंसी, पैसा नहीं है फार्मर्स के पास। अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होगा तभी वो ज़्यादा लैंड भी एक्वायर कर पाएंगे और उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर पाएंगे। बट ड्यू टू द फाइनेंस डेफिशिएंसी, फार्मर्स आर अनेबल टू डू दिस थिंग। अब फाइनेंस एफिशिएंसी में क्या दिक्कत है कि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर इलिटरेट एंड अनएजुकेटेड, तो दे डोंट फील कंफर्टेबल while गोइंग टू द cooperative banks or other banks to take loans. So they usually depend upon the mahajans or landlords or money lenders and landlords for their finance difficulties. They have to depend upon these people. So what these people, what they do, they charge huge rate of interest from them. अब उन लोगों को, फार्मर्स को क्या होता है कि उनको इजी लगता है वो मेथड कि हम महाजन से, मनी लेंडर से या लैंडलॉर्ड से लोन ले लो। वो लोन लेना उन लोगों को इजी लगता है, जबकि वो लोन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट पे आता है, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, वो इतनी ज़्यादा कॉस्ट पे आता है फाइनेंस, उनको लोन उनको मिलता है फार्मर्स को, कि वो जब उनका प्रोड्यूस तैयार भी हो जाती है मार्केट में, वो सेल भी करते हैं, सेल करने के बाद में उनके पास मतलब लोन देने के बाद में उनके पास बहुत थोड़ा अमाउंट बचता है कि उनको फिर नेक्स्ट टाइम अगेन उनको
लोन लेना पड़ता है इन लोगों से। ये लोन ये सर्कल चलता रहता है और इसी कारण वो पॉवर्टी में इंडियन फार्मर्स जो है वो ज़्यादा मर्ज रहते हैं, ज़्यादा वो डेट में डूबे रहते हैं। वीकेस्ट सर्कल ऑफ पॉवर्टी वो चलता रहता है, ठीक है। सेकेंड कम्स लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। वैसे ये जो लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन है ये सबसे प्राइम मोस्ट फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर जो है मेनली डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल। ये हमने पहले इम्पोर्टेंस में डिस्कस भी किया है कि ज़्यादा वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। फीचर्स में डिस्कस किया था कि वो जो ज़्यादा रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है, तो अपनी एग्रीकल्चर को, अपनी फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए उनको डिपेंड होना पड़ता है रेनफॉल के ऊपर। वो क्यों होना पड़ता है? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर परमानेंट मीन्स नहीं है इंडिया में कि जहाँ पे आपको इरिगेशन, आपको हमेशा इरिगेशन फैसिलिटी आपको मिलती रहे और आपकी जो आपकी क्रॉप्स हैं, जो आपकी क्रॉप्स आप एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड ना हो। अब रेनफॉल के ऊपर डिपेंड ऐसा है कि अगर तो रेन हो रही है, अच्छी हुई है, तो आपकी आउटपुट अच्छी होगी, एग्रीकल्चर क्रॉप्स अच्छी होंगी। और अगर रेनफॉल नहीं हुई अच्छी तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आउटपुट आपकी अच्छी नहीं होगी। और अगर इन केस ड्रॉट्स आ गए तो फिर, या फ्लड्स आ गए, इन एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आउटपुट का लॉस होता है, जिसके कारण फार्मर्स जो है आपके ज़्यादा पुअर रहते हैं, पॉवर्टी में ही रहते हैं, ठीक है। ये था हमारा लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। अब थर्ड आता है हमारा स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एग्रीकल्चर का, जिसको हम प्रॉब्लम भी बोलेंगे, क्योंकि जो आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, दे आर नॉट इन सो रिच के दे कैन हैव ह्यूज लैंड। अगर उनके पास थोड़ा सा ज़्यादा ज़मीन भी है तो वो अलग अलग जगह पे होती है, स्कैटर्ड होगी, बिखरी भी, कहीं पे एक थोड़ी ज़मीन, फिर थोड़ी दूर पे थोड़ी ज़मीन। तो वो छोटी छोटी और स्कैटर्ड होल्डिंग्स के कारण क्या है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द फार्मर टू एम्प्लॉय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, टू यूज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे जब वो स्मॉल है, आपकी लैंड होल्डिंग स्मॉल है या आपकी स्कैटर्ड है, तो उसमें आपकी इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है ना। नए मीन्स को एम्प्लॉय करने के लिए आपके जो है आपकी पैसा, उसमें ज़्यादा कॉस्ट आपकी ज़्यादा इनकम होगी, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है। और दिक्कत क्या है कि कन्वेंशनल आउटलुक में क्या है कि जो हमारी इंडियंस हैं, इंडियंस इतने आज़ादी के इतने सालों बाद में भी, इवन दो इंडियंस लोगों की मेंटेलिटी जो है इंडियंस की चेंज नहीं हुई है। इन द सेंस, जो एक तो हमारे जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा अनएजुकेटेड हैं, और जो आपके अनएजुकेटेड या बहुत थोड़ी उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और +2 इतनी एक्वायर की हुई है, तो उसके कारण क्या आता है कि उनकी जो मेंटल लेवल जो है, मेंटेलिटी जो उनकी चेंज नहीं हुई, वो मेंटल उनका दिमाग जो है उनका प्रॉपर ग्रो नहीं हुआ। तो उसी कारण क्या, उन लोगों की सोच जो उनकी शुरू से चलती आ रही है, जो उनके इंसेस्टर्स की सोच थी, वही सोच चलती आ रही है कि हमने फार्मिंग को जो है एक बिज़नेस की तरह से नहीं देखना है, वी हैव टू लुक इट फॉर एज अ सबसिस्टेंस, कि हमने सिर्फ वो एक ये जरिया है फार्मिंग का, हमने वो क्रॉप्स लगाने जिनसे हमारे घर की, हमारे परिवार का पेट भर सके। सो दे डोंट गो फॉर द कमर्शियल आउटलुक, वो कमर्शियल आउटलुक या बिज़नेस आउटलुक की तरफ नहीं देखते। वो लोग ये नहीं देखते हैं कि हाँ, अगर हम ये क्रॉप लगाएंगे तो इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और इससे हम ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगे, मनी अर्न करेंगे, तो जिससे हम लोग पॉवर्टी सर्कल से भी बाहर निकलेंगे और हम अब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम पैसे के एक्सचेंज से खरीद सकेंगे। सो फार्मर्स नीड टू चेंज देयर आउटलुक फ्रॉम द कन्वेंशनल आउटलुक टू द कमर्शियल आउटलुक। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सेक्टर।
लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सिस्टम में क्या है कि आपका एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स व्हाट दे डू, उन लोगों ने तो पहले ही अपनी क्रॉप्स के लिए उन्होंने लोन महाजन से या मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर से उन्होंने लोन लिए हुए हैं। तो वो उन लोगों ने जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन लिए हुए तो उनको क्या होता है, वो लोन को रीपे करने के लिए what these farmers have to do, वो they it becomes obligatory for them to sell the output they produce to these mahajan landlords or these people at lower prices, right? They are not in the position to sell them in the organized marketing system, organized market sector, to earn more profits. In this case, what happens when they had to sell their produce to the money lenders, what they do, they buy the purchase from these farmers at lower cost, and it is very difficult for them to survive in the society and to save any money from their produce. So this is another problem of agricultural sector. Next problem is exploitative agrarian relations. Exploitative agrarian relations इसमें क्या है बच्चे, जो आपके बेसिकली relations आते हैं between the between the farm laborers or the people who actually work on the soil and the owners of the soil. You can say between the landlords and the tenants, ठीक है ना, जो टेनेंट्स आर द पीपल हु एक्चुअली वर्क ऑन द सॉइल। तो उन दोनों के केस में क्या होता है, ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो खुद तो काम करते नहीं हैं, फार्म लेबर से काम करवाते हैं। लैंडलॉर्ड्स बीइंग द रिच पीपल एंड द टेनेंट्स बीइंग द पुअर पीपल। सो व्हाट दे डू, व्हाट द लैंडलॉर्ड्स डू, they give money to the farm laborers just to survive in the society, to fulfill their basic needs. They do not give them extra money, and the landlords, who being the rich people, they sell their produce in the market at higher rates and earn more profits. So the actual tillers of the soil or the farm laborers, you can say, these people, uh, they do not get enough money, and they cannot save the money so as to invest further and to invest for their own productivity, for their own land or equipments, so that they can pursue their own business or their own work. So these are the basic many problems with which the agricultural sector in the Indian economy is being facing. Okay बेटा, एग्रीकल्चरल सेक्टर की इम्पॉर्टेंस, उसकी फीचर्स और प्रॉब्लम्स उसकी डिस्कस कर लिए हैं। अब वो सब डिस्कस करने के बाद में अब हम डिस्कस करेंगे एग्रेरियन रिफॉर्म्स के, एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म्स आए हैं, क्या स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने कि वो जो प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे टैकल किया जाए, ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ग्रो करे, प्रॉस्पर करे। ठीक है, इसकी चीज़ के लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर की जो रिफॉर्म्स हैं, एग्रीरियन रिफॉर्म्स हम जिनको बोल देते हैं, वो 3 तरह के हैं: इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स एंड जनरल रिफॉर्म्स। ये 3 तरह के आपके ये रिफॉर्म्स हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। तो इंस्टीट्यूशनल, टेक्निकल एंड जनरल रिफॉर्म। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या है, देखो जो आपने देखा शुरू से, जब इंडिपेंडेंस के टाइम ब्रिटिशर्स क्या करके गए थे, एक मिडल मैन अपॉइंट कर गए थे जिसने फार्मर्स से जो है एक रेंट लेना है, और वो जो था वो ब्रिटिश एक्सचेकर में डिपॉजिट करवाना है। सो एग्रेरियन, और ये जो आपके थे मिडल मैन जो थे, जिनको हम ज़मींदार भी कहते हैं, ये जो ज़मींदार से ये व्हाट दे डू, दे एक्सप्लॉइट द
farmers, small and marginal farmers, those who actually work on the soil. So for this purpose, ताकि ये farmers, small and marginal farmers की जो exploitation को बंद किया जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्रेरियन रिफॉर्म्स में, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर सबसे पहले इंटरमीडिएटरीज को अबॉलिश किया, बंद किया। ज़मींदार्स को का उन्होंने जो वो ज़मींदार की कैटेगरी थी उसको ही सबसे पहले उन्होंने अबॉलिश किया। उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, बेसिकली उन्होंने ओनरशिप राइट्स से, किन को ओनरशिप राइट्स से, दोज हु वर्क ऑन द सॉइल, तो बेसिकली सॉइल के ऊपर काम करते थे एक्चुअली, ठीक है, ताकि इन लोगों की कल्टीवेटर्स की एक्सप्लॉयटेशन ज़मींदार ना कर सकें। सेकेंड क्या उन्होंने स्टेप लिया कि रेगुलेशन ऑफ रेंट जो था उन्होंने वो एक लिमिट रख दी गवर्नमेंट ने कि इतना ही रेंट आएगा। बेसिकली जो आगे पहले क्या होता था, पहले तो ज़्यादा रेंट लेते थे ना, कि जो कल्टीवेटर्स से उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स में क्या किया गया, एग्रेरियन रिफॉर्म्स में जो आपका रेंट जो था वो उन्होंने क्या किया, जो जितनी आपकी क्रॉप की वैल्यू होगी उससे 1/3 से ज़्यादा रेंट नहीं हो सकता। वो इसीलिए उन्होंने रखा 1/3 ऑफ द रेंट, सो डेट फार्मर्स शुड हैव मच some amount of money in their hands which they can for their better life and for further investment and for the saving purposes also, so that they do not undergo into vicious poverty circle, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स में क्या है कि बेटा आप पहले हमने देखा था कि जो इंडियन एग्रीकल्चर में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के थे, उनके स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स थी, मीन्स थोड़ी सी ज़मीन कहीं पे, थोड़ी सी ज़मीन कहीं पे, थोड़ी सी ज़मीन कहीं पे, ऐसे था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब 2004 तक उन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए कि वो सारे जो अलग अलग जगह पे बिखरी एक ही फार्मर की ज़मीन छोटी छोटी थी वो सारी ले के एक जगह पे इकट्ठी ज़मीन दे दी, सो डैट जो वो फार्मर्स हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर सके और हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उनकी ज़्यादा बढ़ सके, सो डैट वो पॉवर्टी से बाहर आए, ठीक है। बाय 2004 तक जो था गवर्नमेंट ने क्या किया, 1633 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को उन्होंने कंसोलिडेटेड होल्डिंग्स कर दी, मीन्स उतना हेक्टेयर लैंड जो अलग अलग बिखरा हुआ था उसको उन्होंने एक जगह पे करके फार्मर्स को दिया, राइट। अब ये नहीं कि सारा एक ही फार्मर को दिया, वो मतलब डिपेंड करेगा जितने फार्मर्स की जहाँ जहाँ से ज़मीन ली थी थोड़ी थोड़ी उतनी ही इकट्ठी करके उन्होंने एक जगह पे दी। नेक्स्ट इज सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड। इस केस में क्या है कि जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में और मतलब जो लैंड है वो एक तरह से वो सबके पास गरीब अमीर में ज़्यादा उन्होंने जो गैप को नैरो करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए व्हाट गवर्नमेंट डिड, उन्होंने एक मैक्सिमम साइज़ रख लिया, लिमिट उन्होंने रख दी कि इतना कल्टिवेबल जो लैंड होगा वो एक फार्मर के पास या एक फैमिली के पास हो सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा लैंड नहीं होगा। अगर उससे ज़्यादा लैंड होगा किसी भी फैमिली के पास तो वो गवर्नमेंट ले लेगी, और वो जो गवर्नमेंट लेगी वो स्मॉल फार्मर्स और स्मॉल लैंड होल्डर्स के पास या लैंडलेस लेबरर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो उससे क्या है कि बेसिकली ये स्टेप क्यों उठाया गया था, ये स्टेप इसीलिए उठाया गया था ताकि वो कोई एक्सप्लॉयटेशन जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो कोई एक्सप्लॉयट ना करें वो गरीब लोगों को। नेक्स्ट इज़ कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या किया गया था, वो बेसिकली जो आपके स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज़ करने के लिए ये स्टेप जो इंट्रोड्यूस किया गया था। इस स्टेप में क्या है कि जो मतलब कलेक्टिवली स्मॉल फार्मर्स व्हाट दे कैन डू, वो इकट्ठे मिल के वो एक लोअर प्राइस पे उनका जो इनपुट उनका होता था वो अपनी वो सारे इकट्ठे मिल के वो अपनी कॉस्ट को कंबाइन करके मीन्स इकट्ठे सारे मिल के वो अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी,
कि वो सारे इकट्ठे मिलके वो चीज़ ले लें, उसको यूज़ करें ताकि उनकी कॉस्ट पर हेड कम आए और वो अपने प्रोड्यूस को ज़्यादा रेट पे बेच सकें। सो ये सारे थे हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब बारी आती है हमारे टेक्निकल रिफॉर्म्स की। टेक्निकल रिफॉर्म्स में बेसिकली हमारे क्या आए थे, सबसे पहले आता हमारा यूज़ ऑफ HYV सीड्स। अब नाउ व्हाट दिस HYV सीड स्टैंड्स फॉर, HYV सीड स्टैंड फॉर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ठीक है, ये अगर आपको MCQ में क्वेश्चन आ जाता है HYV की फुल फॉर्म बताओ, तो दैट इज़ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, ये काफ़ी इनोवेशंस हुई, इनके अपग्रेडेशन हुई एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो HYV सीड्स अब आपके बने, ज़्यादा बने वीट, बाजरा, राइस, मेज़, ज्वार और कॉटन में। ये इन चीज़ों में क्रॉप्स में क्यों बने, वो बेसिकली इसलिए बने ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज़ की जाए। ठीक है, सो ये जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशंस भी इसलिए बनी है ताकि ये जो सीड्स हैं इजीली फार्मर्स को अवेलेबल हो सके, फार्मर्स इनको यूज़ कर सकें। देन कम्स यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। जो आपके केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो इजीली अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिले फार्मर्स को और वो यूज़ कर सकें ताकि उनकी क्रॉप की प्रोडक्शन उनकी बूस्ट हो सके, हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर इम्प्रूव करे और जो फार्मर्स हैं वो पॉवर्टी में ना रहें। देन कम्स यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप्स को बचाने के लिए देखो हमारे को इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स स्प्रे करने पड़ते हैं अपनी क्रॉप्स के ऊपर। वो बेसिकली हम जो स्प्रे करते हैं वो इसलिए स्प्रे करते हैं ताकि हमारी जो आउटपुट है वो ख़राब ना हो, कोई कीड़ा ना लगे, कोई बीमारी ना लगे हमारी क्रॉप्स को। तो इसलिए जो काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं, 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स इस चीज़ के लिए सेटअप किए गए, 14। ठीक है, तो ये इसीलिए किए गए ताकि आपको फार्मर्स को इजीली इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स मिल सकें। देन कम्स साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में क्या है कि आपकी बेसिकली आप साइंटिफिक कल्टीवेशन पे जाओ इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल फार्मिंग में। कन्वेंशनल फार्मिंग में तो वही था कि वो सिर्फ वो अपने गुजारे के लिए करते थे, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस। पर अब जो है फार्मर्स की आउटलुक को चेंज किया गया कि वो साइंटिफिक कल्टीवेशन की जाए। साइंटिफिक कल्टीवेशन में बेसिकली आपके कौन कौन से मेथड्स आ जाते हैं, उसमें मेथड्स आते हैं जो आपके कि आपने किस टाइप की क्रॉप और किस वैरायटी की क्रॉप आप यूज़ करो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, कैसे आप सॉइल को तैयार करो उस क्रॉप के लिए, और अगर आप रोटेशन से क्रॉप्स लगाओगे मीन्स एक ही क्रॉप बार बार नहीं लगाओगे, बार बार अलग अलग तरह की क्रॉप लगाओगे तो आपकी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी बढ़ेगी। कैसे आप सीड सिलेक्ट करो और कैसे आपने फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करने, कौन से टाइम पे यूज़ करना है, इस चीज़ के लिए ये चीज़ बूस्ट करने के लिए कितनी सारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं ताकि वो इनके ऊपर ज़्यादा इनोवेशंस भी करें, यूज़ भी करें और वो ये फार्मर्स को बताएं भी। अब जैसे पंजाब में, इंडिया में पंजाब में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, वो सेटअप की इसी चीज़ के लिए सेटअप की गई ताकि हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा फार्मर्स वहाँ से चीज़ें सीख सकें और उसको यूज़ कर सकें। देन कम्स मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन देखो अब जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी इसमें हेल्प कर रही हैं और सबसे बड़ी बात कि जब आपके स्कैटर्ड है होल्डिंग्स है, आपकी एक जगह पे होल्डिंग्स आ गई हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो आप मैकेनाइज्ड मीन्स आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बड़े इजीली यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको जो फार्मर्स को जो है क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी सारी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बन सेटअप हो गए हैं जो उनको क्रेडिट इजी क्रेडिट और लो रेट्स पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ये चीज़ें हम आगे प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट में डिस्कस भी करेंगे। तो ये था आपका टेक्निकल रिफॉर्म्स। अब हमारे जनरल रिफॉर्म्स हैं। जनरल रिफॉर्म्स में बारी आती है सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। देखो
इंडिया का हमने पहले ही डिस्कस किया, ये फीचर भी है, प्रॉब्लम भी है। जो इंडिया जो है वो ज़्यादा इंडियन एग्रीकल्चर रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है। तो काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाए, एक्सपैंड किया जाए। आप देखो 1951 में सिर्फ 17% ऑफ लैंड जो कल्टीवेशन के अंदर था उसको परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन, उसको परमानेंट सोर्स मिलता था, जिसका जो अगर बारिश नहीं भी आएगी तब भी उनको मिलता था। बट अब इरिगेशन आज की डेट में इरिगेशन जो है वो कितना 17% से 1951 में था और अब वो 45% हो गया। तो मीन्स काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं इसको बूस्ट करने के लिए। अभी गवर्नमेंट इज़ वर्किंग मोर ऑन इट सो एज टू इंक्रीज द होल एरिया अंडर कल्टिवेशन इन द परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट कम्स प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट में क्या है, अब जो कितनी सारी गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, कितने ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स सेटअप किए हैं ताकि फार्मर्स को इजीली लोन मिल जाए और लो रेट पे लोन मिल सके। 1982 में इसीलिए नाबार्ड बैंक भी सेटअप किया था। नाबार्ड बैंक की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो ये बेसिकली इसीलिए था, ये नेशनल लेवल पे सेटअप हुआ, ये इसलिए सेटअप हुआ है ताकि जो फार्मर्स की जो आपकी क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं उनको पूरा फुलफ़िल किया जाए। नेक्स्ट कम्स रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। कितनी सारी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ और बनी हैं ताकि जो फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है, जो आउटपुट है, उसको एक रेगुलेटेड मार्केट में बेचा जाए सो डैट जो वो अच्छा प्राइस ले सकें। गुड मतलब ये नहीं कि वो कम रेट पे अपनी प्रोड्यूस को बेचें, वो अच्छे रेट पे अपनी प्रोड्यूस बेचें। इसीलिए देखो जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ के जो मेंबर्स हैं, फार्मर मेंबर्स हैं, तो वो ये सोसाइटीज़ क्या करती हैं, अपने फार्मर्स को उनका वो जो प्रोड्यूस है उनको वो एश्योर करती है कि जब उनका मार्केट में उनको ठीक प्राइस मिलेगा तभी वो उनको सेल करें। और इसलिए वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको उनके प्रोड्यूस को इतनी देर कहाँ पे वो रखेंगे, स्टोर करने की भी फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी में गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया था कि जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, जिसको हम MSP बोलते हैं, MSP स्टैंड फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि वो जो फार्मर्स हैं उन्होंने जो अपनी प्रोड्यूस बेच रही है उसका एक मिनिमम प्राइस सेटअप कर दिया है कि इससे कम आपको नहीं मार्केट में बेचना है, मिनिमम आपने इस रेट पे आपको बेचना है। तो इस केस में गवर्नमेंट के लिए एक ऑब्लिगेशन हो जाती है, अगर वो मार्केट का रेट कम हो रहा है तो वो मिनिमम रेट जो MSP गवर्नमेंट ने सेट किया है, फिक्स किया है, उस पर गवर्नमेंट लेगी, सो डैट आपका अल्टीमेट जो आपका फार्मर है उसको कोई लॉस ना सफ़र करना पड़े। ठीक है, ये थे हमारे सारे जनरल रिफॉर्म्स। और अब मैंने आपको डिटेल में तीनों इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स और जनरल रिफॉर्म्स डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। ठीक है, ये देखने की कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं जिनको हम लैंड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, अगर आपको MCQ में क्वेश्चन आ गया इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का दूसरा नाम बताओ तो वो लैंड रिफॉर्म्स हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली क्यों किए गए थे, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, उसके बेसिकली आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो टू प्रमोट इक्वालिटी इन रूरल इकॉनमी, मीन्स ये इसलिए था कि जो रूरल एरियाज़ में ये नहीं कि किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास बहुत ज़्यादा कम ज़मीन है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो वो एक इक्वालिटी लाने के लिए रूरल इकॉनमी में इसलिए आपके इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लिए गए थे। दूसरा टू स्टॉप एक्सप्लॉटेशन ऑफ फार्मर्स, जो आपके मैंने आपको पहले बताया था, जो एक्चुअली दोज हु आर द टिलर्स ऑफ द सॉइल एंड दोज हु आर द लैंडलॉर्ड्स, they basically what they do, they exploit the tillers of the soil to get maximum out of them, to pay them low wages and to sell the produce at higher rates in the market. And third comes to increase productivity in agriculture by encouraging farmers to invest more in agriculture.
जब फार्मर्स के पास कुछ बचेगा, उनके पास उनके गुजारे के बाद में कुछ सेविंग्स होगी, ओनली दे कैन इन्वेस्ट मोर इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो इसलिए ये स्टेप्स लिए, एग्रेरियन रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इसलिए लिए गए थे ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाए। ठीक है, नाउ अभी तक हमने एग्रेरियन रिफॉर्म्स हमने पढ़े हैं क्या क्या है। नाउ उसके अचीवमेंट हमने डिस्कस करनी है। जो उसकी अचीवमेंट है वो हमने बेसिकली अचीवमेंट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। तो अगर कोई आपसे ग्रीन रेवोल्यूशन पूछे या कोई अचीवमेंट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स पूछे तो वो एक ही चीज़ है। ठीक है, सो अब पहली बात आती है कि ये है कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स का क्या हमारा मतलब क्या था, एक बार थोड़ा सा उसका हम ओवरव्यू ले लें। Agrarian reforms made agriculture in India from stagnant and backward sector to a developing sector of the economy. आप लोगों ने बेटा पहले पढ़ा है कि देखो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज कंसिडर्ड एज अ स्टैग्नेंट एंड अ बैकवर्ड सेक्टर इन द इकोनॉमी, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें बेसिकली फार्मर्स दे डू फार्मिंग फॉर सस्टेनेबल, है ना, वो सब्सिस्टेंस के लिए ही सिर्फ वो फार्मिंग होती थी। वो सिर्फ अपने गुजार के लिए ही फार्मिंग करते थे। वो बस इतना ही प्रोड्यूस होता था कि वो सिर्फ अपनी फैमिली को की फूड उनको दे सकें, उसकी नेसेसिटी पूरी कर सके। ठीक है, सो अब क्या है, नाउ द एग्रेरियन रिफॉर्म्स की इंट्रोडक्शन के बाद में एग्रीकल्चर का जो है वो स्टेगनेंट ऑन बैकवर्ड सेक्टर से वो डेवलपिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आ गया कि अब उसमें थोड़ी प्रोग्रेस इम्प्रूवमेंट हो रही है। नाउ एग्रेरियन रिफॉर्म्स हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स बेनिफिशरीज। अगर बेटे आपको MCQ में ये क्वेश्चन आ जाता है या 1 मार्क क्वेश्चन ये आ जाता है कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट किसके ऊपर हुआ है, वो आपका फार्मर के ऊपर हुआ है। बेसिकली हु इज़ अ बेनिफिशरी, फार्मर इज़ अ बेनिफिशरी, क्योंकि जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स हुए हैं वो सारे के सारे फार्मर्स के बेटरमेंट के लिए हुए हैं। ठीक है, इट लीड टू हायर रियल पर कैपिटा इनकम एंड रिड्यूस्ड पॉवर्टी। जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स किए थे वो इस हिसाब से किए गए हैं कि नेशन की ओवरऑल रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो और पॉवर्टी जो है गरीबी हमारी कम हो। वो क्यों, एग्रेरियन रिफॉर्म्स लेने से क्या हुआ हमारा कि एग्रीकल्चरल जो गैजेट्स की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, टूल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। जो वो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स जो एग्रीकल्चर के लिए यूज होते थे वो कहाँ से आते थे, वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें प्रोवाइड करता था। सो एग्रीकल्चरल सेक्टर के जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स हुए हैं उसे कला एग्रीकल्चर सेक्टर ही बूस्ट अप नहीं हुआ है, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो गेट बूस्ट। ठीक है ना, वो भी हमारा डेवलप होना शुरू हुआ। सो इसलिए बेसिकली इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग की स्टेज पे आने लगी, क्योंकि सिर्फ एग्रेरियन रिफॉर्म से सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप हुआ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ और हमारी एम्प्लॉयमेंट रेशो भी बढ़ी, पॉवर्टी रेशो रिड्यूस हुई, इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम या यू कैन से नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी ओवरऑल इंक्रीज हुई। सो इसलिए हम ये जो अचीवमेंट्स है एग्रेरियन रिफॉर्म्स की, इनको बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन से। ठीक है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन ने इतना सारा काम किया, इतने सारे बेनिफिट्स उसके हुए, इसके कारण हम इसको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन देखो दो टर्म से बनी, ग्रीन है उसमें और एक रेवोल्यूशन है। ग्रीन का मतलब क्रॉप्स है और रेवोल्यूशन का मतलब स्पर्ट है। ठीक है, ग्रीन का मतलब क्या है, क्रॉप्स, एंड रेवोल्यूशन का मतलब स्पर्ट। तो अगर हम दोनों को मिला दे ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड बन जाता है। उसका मतलब क्या है, स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन मींस इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ 1967-68 में। In this year, in 1967-68, food grain production increased by nearly 25%. मीन्स जितनी प्रोडक्शन फूड ग्रेन प्रोडक्शन पहले होती थी उससे 25% इंक्रीज हुई इन द फर्स्ट ईयर व्हेन ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड।
ठीक है। सो इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड मतलब ये जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारी जब फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज हुई तो उससे क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी के स्टेज पे भी इंडिया पहुंचा, जिसमें सेल्फ सफिशिएंट इन द केस ऑफ फूड ग्रेन्स। क्योंकि कोई भी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को आप तभी डेवलपिंग इकोनॉमी या प्रोग्रेसिव इकोनॉमी तभी बोलोगे जब वो इकोनॉमी अपनी पॉपुलेशन को फूड ग्रेन्स अपने आप प्रोवाइड कर सके, सेल्फ सफिशिएंट हो, उसको दूसरे नेशंस के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया was dependent on other sector, on other nations for the for the fulfillment of basic necessities of life of the population in India। ठीक है, तो ये सेल्फ सफिशिएंसी का जो है इंडिया में फूड ग्रेन्स उसने एक्वायर खुद करने की ग्रीन रेवोल्यूशन की हेल्प से वो उस स्टेज तक पहुंचा। सो अब हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बेसिकली हमारे फीचर्स क्या क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बेसिक हमारे 5 फीचर्स हैं। इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, सब्सटेंशियल राइज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन फ्रूट ग्रेन प्रोडक्शन। ये हमारे 5 मेन फीचर्स हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, जिनको हम अब डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा आता है इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी या क्रॉप प्रोडक्शन, उसमें देखो ओवर द ईयर्स का मैंने आपको टेबल शो किया जिसमें आपका 1951 और 2018-19 का कंपैरिजन शो किया गया। इसमें मैंने आपको सिर्फ बेसिकली 3 क्रॉप्स दी हैं, क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत सारी क्रॉप्स में तो हुआ भी नहीं है। सो ये जो हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी पहले एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या जब हमारी प्लानिंग शुरू हुई थी 1951 में हमारी प्लानिंग शुरू हुई थी, तो उस टाइम हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, प्रोडक्शन बहुत कम थी पर हेक्टेयर। पर अब आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ प्लानिंग इन द ईयर 2018-19 में हमारी काफ़ी ज़्यादा राइज हुई है। जैसे ये टेबल है आपको मैंने ये टेबल आपको पहले ही बता रही हूँ, इसमें प्रोडक्शन पर हेक्टेयर बताई गई है 1951 एंड 2018-19 का। ठीक है, तो ये जो है वीट हमारी 1951 पर हेक्टेयर कितनी प्रोडक्शन थी 660 केजी, और अब 2018-19 में वो होगी 3408 केजी पर हेक्टेयर। ये देखो कितनी ज़्यादा हमारी वीट की प्रोडक्शन में इंक्रीज हुई है। देन राइस ऐसे ही, पहले 1951 में 665 केजी पर हेक्टेयर होती थी और अब वो होगी 2665 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, एंड ऐसे ही मेज़ है, मेज़ हमारी 1951 में थी 704 केजी पर हेक्टेयर और अब 2018-19 में मेज़ हमारी होगी 1114 केजी पर हेक्टेयर। सो इन तीनों क्रॉप से, जो तीनों क्रॉप्स हैं वीट, राइस और मेज़, ये तीनों के में हमारी जब ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत ये हमारी जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स लेने के बाद में, उसके बाद में हमारा क्या हुआ है, जो इनकी प्रोडक्टिविटी 1951 से 2018-19 में कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, ये आपको कंपैरिजन दिखाया गया है। और ये शो करता है कि हमारी थैंक्स टू दिस ग्रीन रेवोल्यूशन के हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हुई है। सेकेंड केस आता हमारा सब्सटेंशियल राइज इन फीचर अंडर इन एरिया अंडर कल्टीवेशन। ये हमारा फीचर है एग्रेरियन रिफॉर्म्स का या ग्रीन रेवोल्यूशन यू कैन से। तो इसमें देखो सब्सटेंशियल राइज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन में क्या है कि जो हमारा एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो इंक्रीज हुआ है। इसके बेसिक इसमें पॉइंट्स जो अब आपको देखने वाले हैं वो ये हैं कि यूज़ ऑफ HYV टेक्नोलॉजी। HYV टेक्नोलॉजी मीन्स हाई यील्डिंग variety technology reduce the time gap between sowing and harvesting of crops। पहले जो था HYV सीड्स यूज़ करने, टेक्नोलॉजी यूज़ करने से क्या हुआ है कि जो हमारा बीच में टाइम लगता था एक बीज बोने को, सीड्स को सो करने को और हार्वेस्ट करने में, मींस क्रॉप को ग्रो करने में जो टाइम था वो हमारा HYV टेक्नोलॉजी से कम हो गया। देन कम्स it eliminated the need of following। अब this is a new term for you कि following होता क्या है। Following is basically it is a practice of leaving land as uncultivated for some time। ये farmers क्या करते थे पहले
मतलब एक क्रॉप जब हो जाती थी, आपकी पूरी हार्वेस्टिंग हो जाती थी, उसके बाद में लैंड को ऐसे ही छोड़ देते, थोड़ी देर लैंड को ऐसे ही छोड़ते थे, उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्रॉप लगाते थे। वो कुछ टाइम जो लैंड को छोड़ते थे, वो लैंड को छोड़ने का पर्पस क्या था? टू रिगेन द सॉइल फर्टिलिटी। जो आपने पहले अपने फसल बीजी थी, आपने फसल ग्रो की थी, उसने सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले लिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल रीगेन करे, इसलिए उसको थोड़ी देर ऐसे खाली छोड़ देते, एम्प्टी छोड़ देते थे। जो ये फॉलोइंग थी इंडियन फार्मर्स में बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी, ये HYV टेक्नोलॉजी के यूज़ करने से पहले वो छोड़ते थे, पर अब HYV टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद में वो चीज़ वो छोड़नी बंद कर दी है। सो ये जो है HYV टेक्नोलॉजी, जो हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, वो हम लेटर ऑन बाद में देखेंगे। बट अब इसके कारण अभी हमने सिर्फ अचीवमेंट की बात करनी है कि HYV टेक्नोलॉजी के कारण जो है फॉलोइंग की प्रैक्टिस जो है वो आइडल जो आपको लैंड छोड़ना पड़ता था, वो फार्मर्स नहीं छोड़ते हैं। उसके कारण क्या है, हमारी एरिया अंडर कल्टिवेशन बढ़ गया है। Then comes double cropping has become possible. Now what is this double cropping? Double cropping या multiple cropping, इसमें क्या है कि एक से ज़्यादा क्रॉप्स को at the same time सेम लैंड पे लगाना by the farmers। तो उसमें क्या है कि इसको अगर फार्मर्स डबल क्रॉपिंग करते हैं तो डबल क्रॉपिंग में उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाता है, एक सॉइल की फर्टिलिटी भी रहती है, क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स एक सॉइल से एक क्रॉप लेगी और कुछ न्यूट्रिएंट्स एक क्रॉप लेगी तो कुछ देगी। अब जैसे नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है कि आप लेग्यूमस प्लांट्स लगा लो साथ में, तो लेग्यूमस प्लांट्स लगाने से क्या है, आप जो बेसिक क्रॉप्स हैं आपकी उसके साथ वो लगा लो, तो आपकी सॉइल की में जो नाइट्रोजन आपकी आती रहती है। इसकी जैसे मैं आपको मैंने आपको इसकी दी है, एग्जाम्पल ऑफ डबल क्रॉपिंग इज टमाटोज, अनियंस एंड मैरीगोल्ड। टमाटोज, अनियंस एंड मैरीगोल्ड अगर आप इकट्ठे लगाते हैं, फार्मर को इकट्ठा लगाता है, जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी है, अगर फार्मर इकट्ठा लगा रहा है तो मैरीगोल्ड से क्या है, जो ये पेस्ट आएंगे टोमेटो से कारण, कीड़ा जो लग जाता है उनको वो बचाता है। तो अभी देखो इससे क्या है, फार्मर को डबल बेनिफिट है। एक तो वो तीनों क्रॉप से जो उसको प्रॉफिट जनरेट होगा वो तो होगा ही होगा, उसके अलावा जो है उसको पेस्टिसाइड भी उसको ज़्यादा, मतलब जो तो नॉर्मल पहले स्प्रे करना है, पर ओवरऑल बाद में उसको इनका करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैरीगोल्ड से ही, जो मैरीगोल्ड की ने ही अपने आप उसने जो है टोमेटो पेस्ट को भगाना है। ठीक है, सो ये था आपका। इसके कारण क्या है, हमारा ओवरऑल राइज हुआ एरिया अंडर कल्टीवेशन, जिसको आप एक और नाम भी दे सकते हो, एरिया अंडर कल्टीवेशन को आप एक और नाम दे सकते हो, सब्सटेंशियल राइज इन एक्रिएज। एक्रिएज इज ACREAGE। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कम्स शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। ये आप लोगों को मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि पहले जो था इंडियन फार्मर्स क्या करते थे, वो सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स टू फीड देयर फैमिली, ठीक है ना, सिर्फ वो अपनी फैमिली के अपने गुजारे के लिए ही वो करते थे। तो पहले उनकी प्रोडक्शन ही इतनी नहीं होती थी, बट विद द यूज़ ऑफ दिस HYV टेक्नोलॉजी उसके बाद में क्या हुआ कि आउटपुट ज़्यादा बढ़ने लगी, ज़्यादा होने लगी प्रोडक्टिविटी। ज़्यादा होने के कारण क्या है कि फार्मर्स के पास जो है अपनी फैमिली को फीड करने के बाद में भी उनके पास मार्केटेबल सरप्लस बन जाता था। अब मार्केटेबल सरप्लस इज द आउटपुट ओवर एंड अबव द कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय द फार्मर्स फैमिली ड्यूरिंग द ईयर। एक साल फार्मर को जितना खाना है, जितना उसकी फैमिली को ज़रूरत है, वो उतने को यूज़ करके, उतने को रख के, जो उसके ऊपर जो है वो सारा का सारा वो मार्केट में सेल ऑफ कर सकते हैं। सो दिस शोज के मार्केटेबल सरप्लस में जब वो मार्केट में बेचते हैं तो वो एक प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं फार्मर्स, और इट इज़ अ साइन ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये एक पॉजिटिव साइन है जिससे अब आपका कमर्शलाइजेशन अब इसमें एग्रीकल्चर में आ गया। पहले कमर्शलाइजेशन की चीज़ नहीं थी, पहले सिर्फ वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग की थी। ठीक है, देन कम्स चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। फार्मर्स आउटलुक में वही है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग में वो चेंज हो गया। पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी फॉर द
फॉर टू फुलफिल द फार्मर्स ओन फैमिली नीड्स। और अब वो कमर्शियल फार्मिंग हो गया क्योंकि हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ने के कारण वो जो सरप्लस है वो सारा सारा मार्केट में सेल ऑफ करते हैं टू जनरेट प्रॉफिट्स एंड टू अर्न मनी, राइट। एंड द लास्ट कम सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन में क्या है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। अब देखो जब हमारे फूड ग्रेन्स की आउटपुट इतनी ज़्यादा हो जाती है, प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने पास बफर स्टॉक बना फूड ग्रेन्स का रखना शुरू कर देती है, रखना शुरू कर दिया है। अब वो जब गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक बन के रखना शुरू कर दिया, वो बफर स्टॉक कब यूज़ होता है, वो तब यूज़ होता है जब व्हेन देयर इज़ लो फार्म सप्लाई, फार्म सप्लाई कम है या कोई नेचुरल कैलामिटी होगी, कहीं पे फ्लड्स, ड्रॉट्स या फमीन्स हो गए, तो उसके कारण क्या है, जब आपकी फार्म सप्लाई नहीं हो रही है और उन अफेक्टेड एरियाज़ में आपको फूड ग्रेन्स की ज़रूरत है, तो वो गवर्नमेंट अपने बफर स्टॉक तब निकालती है एंड उन एरियाज़ में, अफेक्टेड एरियाज़ में वो सप्लाई करती है, ठीक है। ये जो है ये आपके अपने इंडिजिनियस डिमांड भी पूरी करती है एंड सम टाइम्स इंटरनेशनल हेल्प भी करनी देनी पड़ती है, तो उसमें भी ये यूज़ होते हैं बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है और उसकी क्या क्या हमारी अचीवमेंट्स हमारी उसकी आई हैं, फीचर्स हमारे जो थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो हमने सारे डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। सो लिमिटेशंस आर लिमिटेड क्रॉप्स, अनइवन स्प्रेड, limited farming population, loss of soil fertility, decline in water table, and it requires expensive investment which promotes inequality between farmers। बेटा ये सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो लास्ट पॉइंट है, इट रिक्वायर्स एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट विच प्रमोट्स इनइक्वालिटी बिटवीन फार्मर्स, ये मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ। बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन में जो हमने HYV टेक्नोलॉजी यूज़ की है उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है। तो आपके रिच फार्मर्स है, दोज फार्मर्स हु आर हैविंग मनी, दे कैन ईजिली अफोर्ड दोज that technology, but the small and marginal farmers who are not having sufficient money with them to buy the equipments accordingly, so they are not ready, they are not ready to accept HYV technology। so ये एक लिमिटेशन है ग्रीन रेवोल्यूशन की HY टेक्नोलॉजी में, जो हमारे एक्सपेंडिचर के कारण स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स सारे के सारे उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो चलो अब सारे बाकी पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कम्स लिमिटेड क्रॉप्स। लिमिटेड क्रॉप्स में क्या है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था वो सारी की सारी आपकी क्रॉप्स में, इंडिया में जब हुआ सारी की सारी क्रॉप्स में नहीं हुआ। बेसिकली हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी हमारी बड़ी है, वो हमारी वीट और राइस की हुई है, ठीक है ना। क्योंकि जो आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन में थी, जो वो आई है, वो वीट और राइस को लेके आई है, तो उसी में हमारी कंट्री की प्रोडक्शन बढ़ी है इन चीज़ों की। ओवरऑल सारे क्रॉप्स की प्रोडक्शन हमारी नहीं बढ़ी है। सो राइस जो लिमिटेड क्रॉप्स में, राइस जो प्रोडक्शन हुई, राइस किस क्रॉप की प्रोडक्शन की इंक्रीज़ हुई है, वो हमारी एक राइस और एक वीट की हुई है। और जो हमारी और प्रोडक्ट्स थे, क्रॉप्स थी, जैसे हमारी और दालें हैं, पल्सेस हैं, कितनी पल्सेस हैं, या हमारी कमर्शियल क्रॉप्स हैं, जैसे हमारी कॉटन होगी, टी हो गया, जूट हो गया, या और ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं, क्रॉप्स जो है, इनके बीच में हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आई। इनकी हमारी राइस, इतनी सब्सटेंशियल राइस हमारी प्रोडक्शन में नहीं हुई है, ये सिर्फ हमारी राइस और वीट में ही हुई है। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन ज़्यादा आपका किसके ऊपर कंसंट्रेट किया है, उसने राइस और वीट के ऊपर। तो ये जो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि सारी के सारी क्रॉप्स पे नहीं हुआ, सिर्फ कुछ क्रॉप्स के ऊपर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड में का मतलब ये आ जाता है इसमें कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इंडिया में जब शुरू हुआ, तो वो एक तो आपको पता चल गया सारी क्रॉप्स पे नहीं हुआ। सेकेंडली
अक्रॉस द कंट्री इवनली नहीं हुआ, कुछ पार्ट्स में रेडिली आपका यूज़ होने लग गया और कुछ में नहीं हुआ। अब जैसे इसका जो है स्टेट्स लाइक हरियाणा होगी, पंजाब होगी, महाराष्ट्र होगी, तमिलनाडु होगी, इन स्टेट्स में आपका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा, इन फार्मर्स ने रेडिली उसको यूज़ किया। पर जो और स्टेट्स हैं जैसे ईस्टर्न यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, ये जो स्टेट्स है यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं हुआ, फार्मर्स ने रेडली उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये आपकी इसके इवन स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री नहीं हुआ, सारी पूरी की पूरी कंट्री में हर कॉर्नर पे इक्वली रेडली एक्सेप्ट उसको नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लिमिटेड फार्मिंग। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन में क्या है कि जो अब फार्मिंग पॉपुलेशन है वो आपकी इंडिया में ज़्यादा फार्मिंग पॉपुलेशन आपकी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की, रिच फार्मर्स कम है। अब जब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो इजीली उसको जो HYV टेक्नोलॉजी है उसको अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं, यूज़ नहीं कर पा रहे। क्यों? बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं इसमें, जैसे इसमें एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, फिर थोड़ी आपको उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है उसकी प्रॉपर नॉलेज भी चाहिए, फिर उसको जब आपने यूज़ करना है कुछ आपको लाइक जब आपने इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जब आपने स्प्रे करने हैं उस टाइम आपको कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी आपको पहनने हैं, ग्लव्स एंड ऑल, यू हैव टू कवर योर फेस प्रॉपरली। सो इन चीज़ों की कई बार फार्मिंग जो आपके पुअर फार्मर्स हैं उनको नॉलेज नहीं है तो वो इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो ये आपकी एक लिमिटेड जो फार्मिंग पॉपुलेशन है जो उसको यूज़ कर रहे, यूज़ ज़्यादा कौन कर रही है? जो रिच फार्मर्स हैं। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वो उसको प्रॉपरली नहीं यूज़ कर पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट कम सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी का क्या है? लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी में क्या है कि देखो जब आपकी प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ रही है क्रॉप्स की, तो उस केस में क्या है कि आपके HYV टेक्नोलॉजी में आप ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हो। जब आप ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करोगे टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी, उस केस में क्या है आपकी जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंटिन्यूसली वो जो है आपके रिमूव होते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं वहाँ से, और उसके कारण जो है सॉइल की फर्टिलिटी आपकी लूज होती है। अब ये देखो HYV टेक्नोलॉजी के कारण क्या है, अब मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है कि फॉलोअप का जो है वो फार्मर्स बहुत अच्छी प्रैक्टिस है फॉलोअप करने की, वो नहीं कर पाते, जिसके कारण भी हमारी फर्टिलिटी जो हमारा सॉइल की फर्टिलिटी है वो लूज़ हो रही है। ठीक है, क्योंकि कुछ उसको टाइम ही नहीं दे रहे हैं, कुछ देर जो है आपकी लैंड जो है आइडल पड़ी रही, उस चीज़ का टाइम ही नहीं होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट कम्स डिक्लाइन इन वाटर टेबल। डिक्लाइन इन वाटर टेबल में क्या है, जब आप जो आपके न्यू HYV टेक्नोलॉजी उसके कारण क्या है आपका इरिगेशन, हमारा इंडिया में इतना प्रॉपर नेटवर्क, हमारा प्रॉपर इरिगेशन नहीं हुआ, ज़्यादा डिपेंड किसके ऊपर होना पड़ता है हमें? रेनफॉल के ऊपर। बट इवन दो फिर भी काफ़ी एरिया अभी परमानेंट जो है इरिगेशन सिस्टम वहाँ पे हो गया है। तो वो जो परमानेंट इरिगेशन सिस्टम हुआ उसके बीच में क्या है कि ट्यूबवेल इरिगेशन करते हैं, ट्यूबवेल से इरिगेट करते हैं अपनी फील्ड्स को फार्मर्स। ट्यूबवेल बेसिकली क्या है? ट्यूबवेल आपका ग्राउंड वाटर से आता है, ठीक है ना, ग्राउंड वाटर आपका वो ट्यूबवेल में आता है। तो कंटिन्यूस जब यूज़ हो रहा है ग्राउंड वाटर का कि इरिगेट कर रहे हो आप फील्ड्स का इरिगेशन के लिए, जो आपके ट्यूबवेल से यूज़ हो रहा है, ग्राउंड वाटर कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि जो वाटर टेबल का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, डिक्लाइन हो रहा है वाटर टेबल में। सो ये आपकी सारी लिमिटेशंस हैं जो हैं हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन की। अब बारी आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या इंडिया को एक और ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए? येस और नो? यू थिंक ओवर योरसेल्फ एंड देन यू टेल। आप लोगों ने पूरा चैप्टर डिस्कस किया है, आपने सुना है, आपको पता होना चाहिए, आपने उससे आपने क्या जज करते हो कि क्या ग्रीन रेवोल्यूशन होना चाहिए या नहीं? चलो
आपको मैं ये जो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए देती हूँ, आप इस क्वेश्चन को, इसका जो आंसर है येस और नो वॉट एवर इज़ द आंसर, कि उसको आप इसमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके दीजिए। तो ये जो है आपने ये बताना है, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन और होना चाहिए, इंडिया को ज़रूरत है, तो येस आंसर आएगा, अगर नहीं है तो नो आंसर आएगा। ठीक है बेटा, आपने ये आंसर बताना है। हाँ, तो चलो मैं अब आपको फिर भी ये आपने आंसर बताना है, इस मतलब आगे डिस्कशन को सुनने से पहले आपने आंसर देना है। अब मैं आपको आगे इसको बताती हूँ क्या इंडिया को ज़रूरत है या नहीं है। सो बेसिकली इंडिया को ज़रूरत है या नहीं है, आंसर इज स्ट्रांगली येस। इंडिया को ज़रूरत है ग्रीन रेवोल्यूशन की, उसके क्योंकि फेवर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। वो क्यों है, एक तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया में जो आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्टिविटी आपकी सिर्फ राइस और वीट की बढ़ी है, और जो क्रॉप्स हैं जैसे आपकी जूट, कॉटन या टी और जो जितनी पल्सेस हैं उनके बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन की कोई उसमें स्पॉट आई नहीं है प्रोडक्टिविटी में। सो ग्रीन रेवोल्यूशन हमें चाहिए इन क्रॉप्स को रिलेटेड। ठीक है, अब है इसके, चलो इसके मैं आपके पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ। पॉइंट्स क्या हैं, जो प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड इंडिया का है एज़ कम्पेयर टू द अदर नेशंस, वर्ल्ड के जितने नेशंस हैं उसके कंपैरिजन में इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो कंपैरेटिवली लो है। सो जब वो कंपैरेटिवली लो है तो देयर इज़ अ नीड कि और ग्रीन रेवोल्यूशन आए ताकि हम और इंक्रीज कर सकें। देन जो फूड ग्रेन स्टॉक इन इंडिया है में जो फूड ग्रेन स्टॉक है वो सर्टेनिटी के पॉइंट पे है, क्योंकि कुछ ना कुछ हो जाता है। इतनी हमारी इकोनॉमी में जो है इतना फार्मर्स के पास इतने रिच वो नहीं है, ज़्यादा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो वो उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे। तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और एक ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट कम्स, इंडिया में तकरीबन फार्मर्स जो है फेस अनसर्टेनिटीज़ ऑफ द वेदर। वेदर की अनसर्टेनिटी फार्मर्स को फेस करनी पड़ती है। जैसे कभी आपकी अगर तो मानसून अच्छा आ गया, बारिशें अच्छी आ गई तो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगी। सो समटाइम्स अगर फ्लड आ गया या ड्रॉट आ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो उसके कारण आपकी जो है फार्मर्स की जो क्रॉप है, क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। और जो एक इंडिया में steps should be taken to increase the permanent source of irrigation to all agricultural fields. So उसके लिए we need another green revolution. Next है, farmers are continued to be exposed to the uncertainties of the market. Market uncertainties के लिए जो है आपके फार्मर्स बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपोज हैं। उसके कारण क्या है कि फार्मर्स को जहाँ से वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से वो लोन्स लेते हैं, उनको वो जो उनको मनी लेंडर्स हैं, दे कंपेल देम टू फोकस ऑन अनप्रॉफिटेबल सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कि उनको वही करना पड़ता है। वो बेचारे मार्केट में सेल नहीं कर पाते। अगर वो मार्केट में सेल कर, क्योंकि उनको इंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा लोन पे उनको मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लोन पे मिलता है, जिसके कारण क्या है कि इट वाज फिजिबल फॉर देम टू गो फॉर सब्सिस्टेंस फार्मिंग रादर देन फॉर कमर्शियल फार्मिंग। क्योंकि अगर कमर्शियल फार्मिंग के लिए वो सोच ही नहीं पाते, उनका लोन ही इतना ज़्यादा हो जाता है, वीकेस्ट सर्कल ऑफ पॉवर्टी में वो घूमते रहते हैं। सो इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू इंक्रीज मोर क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स। देन कम्स लोन वेवर्स आर बिकमिंग अ रेकरिंग फीचर। लोन वेविंग इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसके कारण भी हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर पड़ रहा है। और जो लास्ट में मैंने आपको पहले ही बताया, पहला पॉइंट डिस्कस मैंने कर लिया, अटेंशन इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन रिच क्रॉप्स लाइक पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच रिमेन्ड अनटच्ड इन द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन। मैंने आपको यही बताया ना, जो हमारे फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में तो ज़्यादा राइस एंड वीट की बात की है, बाकी सारी क्रॉप्स के ऊपर जो है वो अब ध्यान देना चाहिए, सो एज टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी। ठीक है बेटा, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.